बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। लाडले की ख्वाहिशात जो हैं वो तनाज़ात को जन्म दे रही हैं और मज़ीद इनमें इजाफा होता जा रहा है। 21 अरब रुपया जो कि इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और आज 17 अप्रैल की तारीख थी, यानी कि आज इलेक्शन कमीशन को फंड्स ट्रांसफ़र करने के हवाले से रिपोर्ट स्टेट बैंक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। अभी तक ऐसी कोई ट्रांजैक्शन अमल में नहीं आई। ताहम इस हवाले से आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत के जो मेंबर्स हैं वो भी शरीक हुए, दीगर जो अरकान हैं वो भी शरीक हुए, इसी तरह वफाकी वज़रा भी हुए, और स्टेट बैंक के जो ज़िम्मेदारान हैं, कायम मकाम जो गवर्नर स्टेट बैंक के, वो भी इसमें इस कमेटी में इजलास में शरीक हुए। तो इसमें एक नई बात का भी इंकशाफ हुआ है कि अदालत के सामने जो कहा गया वो कुछ और था, और आर्डर में जो लिखवाया गया वो कुछ और था। चूँकि आज जब यहाँ कमेटी में इजलास का आगाज़ हुआ तो उस वक़्त कमेटी के जो चेयरमैन है कैसर अहमद शेख, उन्होंने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनसे पूछा कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट को किस तरह ये यकीन दहानी करवा दी कि अगर आप हुक्म देंगे तो हम फौरी तौर पे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है वहाँ से पैसा 21 अरब रुपया जो है इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे आप कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा इख्तियार है? तो जिस पर जो कायम मकाम गवर्नर हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं, और हमने ऐसी कोई यकीन दहानी करवाई ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि जो ऑर्डर है उसमें कहा गया जी हमें स्टेट बैंक ने ये यकीन दहानी करवाई। चलें अब उस फैसले में तो ये लिखा गया। अब जहाँ पे जो कायम मकाम गवर्नर साहब हैं उन्होंने कहा जी हमने ये कहा कि अगर अदालत हमें कहेगी तो हम वफाकी हुकूमत का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से एलोकेशन कर देंगे, 21 अरब रुपया जो है वो एलोकेट कर देंगे, यानी कि मुख्तस कर देंगे। अब ये ऐसा ही किया गया है, स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है, और हमारे वो लोग जो तहरीक इंसाफ के वो जो है ना, जिनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, बस जिनका काम ही सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करना है, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो फंड मुख्तस किया गया है उसको कहा कि जनाब फंड रिलीज़ हो गया, अब इलेक्शन होगा। और भाई इलेक्शन कैसे ही होगा? फंड्स मुख्तस किया गया और रिलीज़ करने में फ़र्क होता है। रिलीज़ तो वो तब होगा ना जब वो फंड वो जो अकाउंट होल्डर है वो साइन करेगा। अकाउंट होल्डर कौन है? अकाउंट होल्डर वफाकी हुकूमत है जनाब। तो वफाकी हुकूमत ने तो ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया, वो मुख्तस कर दिया गया है अदालत के हुक्म पर। एक तरह से स्टेट बैंक ने अपने ताई जो है अमल कर दिया कि जी आपने जो कहा, हमारे पास जो इख्तियार था वो हमने कर दिया। अब इसमें हुआ कुछ यूँ है कि कमेटी ने मामला भेजा वफाकी कबीना को, वफाकी कबीना ने समरी भेज दी है पार्लिमान को, यानी कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लिमान। सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान जो है वो इस मामले में आमने सामने हैं, और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वही पार्लियामेंट, वही कौमी असम्बली क्या इस समरी की मंजूरी देगी जो इससे पहले इसी से मुतल्लिका जो बिल है और इसी से मुतल्लिका जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उसको मुस्तरद कर चुकी है, और वाज़े तौर पे कह चुकी है कि कोई फंड्स जारी नहीं होंगे, कोई पैसा जारी नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा। और इवन के वफाकी हुकूमत को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इस पर आपने अमल दरामद नहीं करना, यानी कि पार्लिमान ने ये मामला जो है वो अपनी वो कहते हैं तहवील में ले लिया है। और अब यहाँ पे मामला, जैसे मैंने पहले कहा था कि अब है आइनी बालादस्ती का, कि कौन सा अदारा जो है वो आइनी तौर पे बालादस्त है और कौन किस तरह का जायज़ा जो है वो ले सकता है। अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक तो जनाब कोई पैसा जारी नहीं हुआ और इलेक्शन होता भी दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि राना सनाउल्लाह वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि जनाब 14 मई को कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि फिर 14 मई को कोई इलेक्शन जो है वो नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो इन कैमरा सेशन हुआ है ना असम्बली का, जिसमें हमारी फ़ौज के जो सरबराहान हैं और इसी तरह डीजी जो आई हैं वो इसमें शरीक हुए, और इसमें भी अब वहाँ पे जो बातें हुई हैं वो बहुत सारी आज सामने तो आ चुकी हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि हमारी जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो मुंतखब जो हुकूमत है उसके साथ है, और उसने अपना पूरा वज़न जो है वो पार्लिमान मुंतखब अदारे के पलड़े में डाल दिया है। ये एक बड़ा वाज़े पैगाम जो है वो दिया गया है, यानी कि अब पार्लिमान जो है फ़ैसला करेगी तो उसको जो दीगर हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हमायत भी हासिल होगी। इसके साथ साथ एक मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त है। जमात इस्लामी जिसने कि बिल्कुल बड़ी वो कहते हैं ना बड़ी चुप चुपीते हैं, खामोशी से अचानक वो मंजर आम पर आई हैं और उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की,
और इसमें ये कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो सियासी बहरान है, आइनी बहरान, जो सियासत के बाद आइनी बहरान पैदा होता जा रहा है, तो इसका हल जो है वो मिल बैठकर सियासतदान जो है फ़हम तफ़हीम से हल करें। और जमात इस्लामी ने अदालत से भी कहा है कि वो जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करे, इस मामले को सियासतदानों पर छोड़ दिया जाए ताकि वो इसको हल कर लें। अब इसमें लग ये रहा है कि ईद के बाद कोई पेशरफ्त हो सकती है, चूँकि हुकूमत भी इस बात पे एग्री है कि वो बैठ के बातचीत करने को तैयार है। इससे पहले भी हुकूमत कहती रही है कि गैर मशरूत बातचीत करेंगे, लेकिन अब जनाब लाडले ने जो नई ख्वाहिश जाहिर कर दी है, हैरत होती है इस बंदे पे कि यार आपकी पहले कोई सुन नहीं रहा। आपने जब से आपकी हुकूमत का खात्मा हुआ है उसके बाद आपने खुद अपनी 2 हुकूमतें ज़िबा की और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, तब से लेके अभी तक सियासी तौर पे आप कोई एक अपना वो कहते हैं ना पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सके, कोई एक स्कोर आपने हासिल नहीं किया। आपको हर तरफ से जो है वो सियासी शिकस्ता जो है वो सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। और अब अगर जमात इस्लामी, अब कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को भी पीटीआई जो है इसने खड़ा किया है कि जी आप जो है वो आगे आएँ और कोई ऐसा माहौल पैदा करें कि मामला जो है वो टेबल पे आ जाएं और हमें भी इंगेज कर लिया जाए। तो अब जमात इस्लामी आ गई, तो इन्होंने अब ये कहा जा रहा है कि जी हमारी कुछ शराइत हैं। अब आपकी शायद मानेगा कौन, लेकिन शराइत ज़रा सुनने बड़ी मज़ेदार सी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं सारे के सारे वापस ले लिए जाए, ठीक है, और यानी कि जी सादिक और अमीन इनको मान लिया जाए। और दूसरा ये कहा गया जी अपोजिशन लीडर का ओहदा भी हमें चाहिए। और तीसरा वो अपोजिशन लीडर का ओहदा इसलिए भी चाहिए कि वहाँ पे कौमी असम्बली में वो इस्तीफे जो इन्होंने खुद दिए थे, जिनकी ये बार बार कहते रहे मंजूर करो, जब मंजूर हुए फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब कह रहे हैं जी वो इस्तीफे सारे वापस हों, वो इस्तीफों क्योंकि मंजूरी का फैसला उसको वापस लिया जाए, ये नहीं कि इनको सीटें जो है वापस दी जाएँ, ये साथ कौमी असम्बली में भी जाके बैठें। और इसके साथ साथ बाकी जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हुए कायम किए हैं, जिनके पर गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सबको रिहा कर दिया जाए, ये शराइत है। लेकिन हुकूमत ने इनकी तमाम शराइत को जो है मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर बैठना है तो फिर गैर मशरूत तौर पर कोई शर्त नहीं होगी, आप आएँ टेबल टॉक पे बैठें, आप यहाँ पे बैठ के बातचीत करें। सियासी अंदाज में और सियासी माहौल में बातचीत होगी और सियासी अंदाज और सियासी माहौल में ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर धौंस और धांधली और अगर आप प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, जैसा कि आपने पहले देख लिया है। और खान साहब ने एक बड़ी और मज़े की बात है कि जमात इस्लामी के साथ ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, चूँकि जमात इस्लामी जो है वो पुल का किरदार अदा कर रही है दोनों तरफ से, तो जमात इस्लामी के साथ बातचीत के लिए एक बड़ी मज़ेदार कमेटी कायम की है। और इस कमेटी में तहरीक इंसाफ का कोई बुनियादी रुकन जो है, मतलब वो बंदा जो तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है, जो पॉलिसी है, जो तहरीक इंसाफ का अपना प्रोग्राम था, उससे इंस्पायर होकर उसने सियासत का आगाज़ किया या तहरीक इंसाफ का आगाज़ किया, वो इसमें शामिल नहीं है। कौन है जनाब? एक तो है जी भुट्टो के नज़रियात से इंस्पायर होने वाले परवेज़ खटक साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से आए बिल और तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, वो इस कमेटी में। और दूसरे जमात इस्लामी के ही लोग हैं जो जमात इस्लामी से जिनको वो छोड़ के गए या निकाला गया, वो भी तहरीक इंसाफ में पनाह उन्होंने ली। और वो दोनों शख्सियत हैं मियाँ महमूद रशीद साहब और एजाज चौधरी साहब। ये दोनों जमीयत से जमात इस्लामी तक का सफ़र करने वाले हैं, फिर उसके बाद ये पनाह ली इन्होंने तहरीक इंसाफ में, तो ये इस कमेटी का हिस्सा होंगे। तो ये कमेटी जो है वो उनके साथ निगोशिएट करेगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये मुतवक्के तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक और एयाज सादिक और इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब का नाम जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो इस कमेटी में, वो भी कमेटी वहाँ से बनेगी जो इस पूरे मामले को लेकर चलेगी। और ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब उस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में क्या शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर वो तमाम लोगों के साथ बैठेंगे जिनके बारे में वो बहुत सारी जो है वो इल्ज़ामात लगाते रहे, उनको चोर डाकू कहते रहे, क्या उनके साथ वो बैठने के लिए तैयार होंगे? और अगर बैठेंगे तो फिर अपने इन लोगों को क्या जवाब देंगे? वैसे खैर इनकी माशाल्लाह वो ब्रेन वाशिंग ऐसी हुई है कि खान ये बस उससे आगे सोचते भी नहीं है। कल को खान मुमकिन ने कहा था कि नहीं जी वो तो मैंने सियासी तौर पे कहा था, वैसे तो ये बड़े नेक और पारसा हैं, तो ये भी मान जाएंगे। और बिल्कुल आखिर में जनाब एक जिक्र आपके साथ करना है खान साहब की हाई कोर्ट में पेशी। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मामला था। वहाँ पे वैसे तो खान साहब जो हैं उनके खिलाफ अगर मुकदमात कायम होते हैं वो अदालत में जाएँ, रिलीफ लेना उनका हक है, अदालत उनको रिलीफ देती है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो प्ली लेके गए हैं ना, वो बड़ी दिलचस्प किस्म की है, अनोखी ख्वाहिशात है ना, अनोखी किस्म की। उन्होंने कहा है कि जी मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हुए हैं उनमें भी रिलीफ मुझे दें और जो होने वाले हैं उनमें भी मुकदमात में रिलीफ दे दें। और आप हुकूमत को, पुलिस को, इंतज़ामिया को ये भी आर्डर कर देंगे जी आपने इस लाडले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, कोई मुकदमा ही कायम नहीं करना, ये जो मर्जी करे, स्याह करे, सफ़ेद करे, ये पुलिस एहलकारों पर पथराव करवाए, उन पर हमले करवाए, जो मर्जी करे, आपने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। तो ये अनोखी किस्म की जनाब वो प्ली लेके गए। उन्होंने कहा कि जी मुझे खदशा ये है, खान साहब कहते हैं कि चूँकि अब ईद आने वाली है, ईद के वो 5 दिन जो हैं वो सरकारी
सारी तातीलात हैं तो अदालतें भी शायद बंद होंगी। तो वो कहते हैं जी मेरे पास अंदर से ये खबर आई है, रिपोर्ट आई है कि ये दोबारा जमान पार्क में कार्रवाई करेंगे और वहाँ पे खून खराबा हो सकता है, तो लिहाजा इनको ऐसी किसी भी कार्रवाई से रोका जाए और ये मुमकिन है कि कोई नए मुकदमात कायम कर लें और उसमें मेरी गिरफ्तारी के लिए या लोगों की गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे कार्रवाई करें। तो ये अनोखा किस्म का काम है। मतलब वहाँ पे सरकारी वकील ने ये पॉइंट आउट किया कि जनाब ये कैसे मुमकिन है फौजदारी मुकदमे में किसी भी बंदे को जो है वो इस तरह के वो सिर्फ आप ये कहें कि मफरूज़े की बुनियाद पर वो कहेगी मुझे खदशा है, ये शक है, ये होगा, आप इस बंदे को जेल में डाल दें या इस बंदे को आप पकड़ लें, मुझे ये कल को मार सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने कहा कि जनाब ना तो पुलिस को तफ्तीश से ना कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता और ऐसे मफरूज़ों की बुनियाद पर पटिशन्स दायर की नहीं की जा सकती और ना ही उन पटिशन्स पर कोई फैसला किया जा सकता है। तो हम अब लाडला है वहाँ पे बैठे रहे, अदालत ने एक बार जो है वो क्या कहते हैं ब्रेक ली, फिर उसके बाद अदालत ने चूँकि रास्ता शायद नहीं निकल रहा था तो उन्होंने मामला जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भेज दिया कि जनाब इसके लिए आप फुल बेंच बना दें, आप बड़ा अहम किस्म का मामला है जी, उनकी ख्वाहिश है लाडले की। तो नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जो है वहाँ चला गया। लेकिन हैरत ये है कि अब इनकी ख्वाहिशात जो है वो आइन कानून और रूल्स जो हैं वो उनसे भी बढ़कर है। जो ये चाहते हैं जी मुझे हर तरह का जो है वो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे रिलीफ जो है वो दे दिया जाए और उसके बाद जो है वो किस्सा कहानी जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इनकी ख्वाहिशात की वजह से पहले ही मुल्क जो है वो एक बदतरीन सियासी बहरान से मुआशी बहरान धकेला जा चुका है और मुआशी में बहरान के साथ साथ पूरे मुआशरे में जो है वो एक मुआशरती बहरान है वो सर उठा रहा है और उसकी वजह से तनाज़ात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस माहौल में ज़रूरी ये है कि हमारे जो बड़े हैं यानी कि वो अदारे जिनका आइनी किरदार है जो इस मुल्क के बड़े हैं उनको इसका इदराक करना चाहिए और मामलात को वो क्या कहते हैं तनाव की तरफ ले जाने की बजाय फ़हम व तफ़हीम से बातचीत के साथ हल करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।